वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। आज के इस नए सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे इकाई 8। इकाई 8 है हमारा गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जो यात्रा वर्णन है। लेखक ने अपने अनुभवों के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। उसके लेखक है मोहन राकेश जी। तो मोहन राकेश जी ने जो यात्रा की थी जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ का जो उनका अनुभव है वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। हमने आधा लेसन समझ लिया था और आधा लेसन हमारा समझना बाकी था। विद्यार्थी मित्रों, हमने मोहन राकेश जी के बारे में कुछ जानकारी ली थी और पाठ के बारे में भी हमने आधी जानकारी ले ली थी। तो चलिए हम जो हमारा बाकी का लेसन अधूरा है उसको समझते हैं। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसमें ध्यान दीजिए। तो चलिए, यहाँ पे गुलमर्ग जो है वो एक कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है और प्रस्तुत लेख में भी बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है और वहाँ के जो अपने अनुभवों के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस लेसन में हमको बताया है, वहाँ का वर्णन किया है। तो यहाँ पे लेखक को हमने देखा कि पहली जो मुलाकात थी उनकी, तो पहली मुलाकात में गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगता था, लेकिन वहाँ उनका जो थोड़े महीनों को रहने के बाद उनका जो अनुभव है वो क्या है वो बताते हैं फिर बाद में, कि कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से एक लेखक की जो आत्मीयता है वो बन जाती है। उससे लगने लगता है कि जैसे वहाँ भी वहाँ के जो सपाट मैदान है वो एक उनका हिस्सा बन गए हैं। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य है उसे अपने में समाये हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्राकृतिक पिक्चर्स दिया गया है वहाँ का। ये जो पिक्चर्स है वो वहाँ के ही है, आप देख सकते हैं। और लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है ना, तो उसे अपने आप से बिछड़ने जैसा अनुभव होता है। और आगे बताया है उन्होंने कि गुलमर्ग में उन्होंने जो शाम गुजारी थी, तो शाम के बारे में उनका अनुभव जो है वो भी उनको बताया है। कहते हैं कि शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है और घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने हुए लोग वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरियाली है वो बर्फ में छा जाती है, बर्फ के नीचे ढक जाती है और मैदान में अंधेरा छाने लगता है और धुंध में पगडंडियाँ पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। और आगे देखा था हमने कि सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टांग जाएंगे। रेवड़ यानी कि समूह। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी जो दिन के समय इतनी वाचाल बातूनी हो जाती है, वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे जो द्वीप शब्द है, द्वीप यानी कि टापू। तो हमने यहाँ तक हमारा लेसन
समझा था। यहाँ पे सूरज चमकेगा तो फूल से नया सपना जन्मेगा। यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि जब सूरज निकलने पर पूरा दृश्य है वो बदल जाता है और आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों से जो रास्ता, उनका जो समूह है उनसे जो रास्ता है वो रास्ता पूरा बढ़ जाता है। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ये रात की जो खामोशी है वो इस समय इतनी वाचाल हो जाती है, वहाँ चहल पहल बन जाती है। तो आगे हम अब अपना पाठ देखते हैं। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले, अपने में समा ले। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे लेखक अपना ये अनुभव बताते हैं कि एक रात का जो उनका जो अनुभव था वो तो अविस्मरणीय था कि एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। खिड़की में से बाहर का जो नज़ारा है वो देख रहे थे। तो दूर सामने से उन्हें एक बरसात की घटा उसकी ओर बढ़ती आती है तो वो दिखाई देती है। तो लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने लपेट में ले ले। और हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। तो लेखक वो बरसाती घटा का आनंद लेना चाहता था। यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं, ये बरसाती माहौल का चित्र है। तो लेखक वो बरसाती माहौल था उसे देख रहे थे, उसका आनंद लेना चाहते थे लेखक। तो लेकिन क्या हुआ कि तूफान रुक गया। यहाँ पे तूफान रुक जाता है और लेखक की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाई। यहाँ कहते हैं कि तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है हालांकि यानी कि यद्यपि। और लेखक यहाँ पे ये कहते हैं कि उनको जो आनंद लेना था वो आनंद वो ले नहीं सके हैं। એમનો એક રાતનો જે અવિસ્મરણીય અનુભવ છે એના વિશે લેખક અહીંયા ગાડી આપણને વર્ણન કરે છે. તે છે કે એક રાત્રે લેખક હોટલની બારી પાસે ઊભા હતા અને દૂર સામેથી જ એક વરસાદી ઘટા અને તેમના તરફ આવી રહી હતી અને લેખક ઈચ્છતા હતા કે તે ઘટા તેમની પાસે આવીને તેમને લપેટી લે, પણ હવા તોફાની હતી, પણ વાદળોની જે ગર્જના હતી એ પણ વીજળીના ચમકારા સાથે થઈ રહી હતી. વરસાદી ઘટાનો આનંદ લેવા માટે એ
ખૂબ જ ઉત્સુક હતા. એમ પણ તોફાન છે એ તોફાન એમના નજીક આવતા સુધીમાં તો સમી જાય છે, યાની કે બંધ થઈ જાય છે. લેખકની ઈચ્છા અહીંયા અધૂરી રહી જાય છે. એ અધૂરી ઈચ્છાને લેખકે અહીંયા એમનું વર્ણન કર્યું છે. आगे है, मगर अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान यहाँ जहाँ का जहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम तो उतर गया, जोम यानी उनकी जोर उनका भी उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी जोर उतर जाता है। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। यहाँ पे ठिठक गया यानी कि रुक गया, और दूसरा शब्द है यहाँ दम तोड़ना यानी कि मर जाना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो तूफान आता है वो रुक जाता है और लेखक की जो इच्छा है वो इच्छा अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो चलिए आगे। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ क्या है? क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? तो यहाँ पे लेखक ने ये कहा है कि ये जो मुद्दत शब्द है, मुद्दत यानी कि काफ़ी समय की बात की है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लोग किससे आकर्षित होके आते हैं उसके बारे में बताया है। कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को यहाँ पे खींच लाता है, और लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते हैं। वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो ही आकर्षणीय है। कहते ગુલમર્ગમાં કોઈને કોઈ આકર્ષણ લોકોને ત્યાં ખેંચી જ જાય છે. લોકો તો ફક્ત ગોલ્ફની રમત રમવા માટે જ ત્યાં આવતા નથી, એવું લેખક અહીંયા बतावे છે આપણને। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये सपाट मैदान है और ये गोल्फ का जो खेल है, यहाँ पे इकट्ठे लोग ये खेल का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे बर्फीला मैदान है, देखो ये जो साधन है इस साधन से ये ट्रैक करते हैं, और वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो देखें तो बहुत ही अविस्मरणीय है, और वहाँ जाने के लिए लोग उत्सुक बहुत ही होते हैं। इसके बारे में यहाँ पे लेखक ने बात की है। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है वो पूरा होता है। मैंने आपको शब्दार्थ लिखने के लिए दिए थे, सो आपने अच्छे से लिख दिए होंगे। आगे मैंने स्वाध्याय में आपको एक एक वाक्य के जो प्रश्नों के उत्तर है, एक एक शब्द के जो प्रश्नों के उत्तर है वो भी लेसन को 2 बार पढ़ने के बाद लिखने के लिए बोला था, जो आपने बहुत ही अच्छे से ये कर दिया होगा। सो विद्यार्थी मित्रों, आपने ये सब स्वाध्याय किया ही होगा, तो आप एक बार ये जो प्रश्नों के उत्तर है वो एक बार चेक कर लेना। तो चलिए हम आगे के प्रश्न देखते हैं। ये है एक एक शब्द के उत्तर, और ये है हमारे एक एक वाक्य में उत्तर। तो ये भी मैंने आपको पढ़ के लिखने के लिए बोला था। मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ ये प्रश्नों के जवाब, जो 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर है उसकी। तो पहला प्रश्न है हमारा, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसीलिए वहाँ से विदा लेते समय
उन्हें अपने आप से बिछड़ने का अनुभव होता है। आगे का प्रश्न है, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है? तो गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों यानी कि वहाँ पे जो घूमने आते हैं वो लोग, उन सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है। इसीलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। आगे का प्रश्न है हमारा, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी अभी हमने ये समझा है। तो लेकिन तूफान है वो रुक जाता है, उसके रुक जाने से घटा उस तक पहुंच नहीं पाती है, इसीलिए लेखक की जो प्रतीक्षा है वो असफल होती है। आगे के प्रश्न है हमारे 5-6 वाक्य में उत्तर लिखना है। सो यहाँ पे जगह कम होने से मैंने उसे अलग से लिखा है। तो चलिए, आप भी ऐसे अलग से आपके नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में तकलीफ न हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता? तो गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसीलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। तो आइए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। नए पत्ते, कोपलें यानी कि पत्ते, नए पत्ते फूट आते हैं। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। वहाँ जो लोग घूमने गए हैं वो घोड़े सवारी का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप यानी कि टापू तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियों के रेवड़ों समूह से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। हमारा अगला प्रश्न है व्याकरण का। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए हैं। तो देखो, एहसास का यहाँ से जवाब ढूंढिए तो कौन सा शब्द आएगा? एहसास यानी कि अनुभव, वाचाल यानी मुखर, मुग्ध यानी मोहित, रेवड़ यानी झुंड, समूह भी कहते हैं इसे, कहर यानी कि अत्याचार। तो आगे का प्रश्न है हमारा, विरुद्धार्थी शब्द जोड़कर लिखने हैं। यहाँ पे उपसर्ग जोड़कर विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। ये प्रश्न थोड़ा अलग से पूछा है तो विरुद्धार्थी शब्द ही। मान, तो यहाँ पे अप है वो उपसर्ग जोड़ के शब्द बनाया है अपमान। तो ऐसे ही हमें उदाहरण के अनुसार ही ऐसे उपसर्ग को जोड़ना है और शब्द विरोधी बनाना है। साधारण, तो यहाँ पे अ उपसर्ग जोड़ के हम शब्द बनाते हैं असाधारण। उदार तो अनुदार, रंग तो बेरंग, स्मृति तो विस्मृति। ऐसे हमें यहाँ पे उपसर्ग लगा के विरुद्धार्थी शब्द बनाने हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, संधि विग्रह करके लिखिए। तो यहाँ पे पहला जो शब्द है प्रतीक्षा, तो यहाँ पे ती का जो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है वो आप सुधार लेना। प्रतिवत्ता इच्छा, तो प्रतीक्षा, यहाँ पे दीर्घ ई है।
दीर्घ ई और दीर्घ ई जुड़ने से, अरे सॉरी, ये ह्रस्व ई और ह्रस्व ई जुड़ता है तो क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। तो यहाँ पे प्रति बत्ता इक्षा, ई जुड़ता है तो प्रतीक्षा टी बड़ा हो जाता है। वातावरण, वात बत्ता आवरण, अ बत्ता आ, तो यहाँ पे क्या बनता है, ता शब्द बनता है। तो अ बत्ता आ, तो वातावरण। यद्यपि, यदि वत्ता अपि, सर्वोत्तम, सर्व वत्ता उत्तम। ऐसे हमें दो शब्दों को अलग करना है, विग्रह करना है उसका, और ऐसे संधि विग्रह करते हैं। आगे लिंग पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो पूरे के पूरे शब्द स्त्रीलिंग के ही दिए हैं। मैंने आपको सिखाया था कि लिंग कैसे पहचाना जाता है, कैसा और कैसी, ऐसा प्रश्न पूछेंगे शब्द के साथ तो हमें लिंग का पता चलता है। छत कैसा है ऐसा नहीं हम बोलते हैं, छत कैसी है, तो ये सही है तो स्त्रीलिंग शब्द है। नजर, नजर कैसा है नहीं बैठता है, तो नजर कैसी है ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पे हमें उसका लिंग पता चलता है कि स्त्रीलिंग शब्द है ये। ऐसे ही रात, वो भी स्त्रीलिंग है। इच्छा स्त्रीलिंग है। बूंद, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। संध्या, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए आगे का हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं दी है, उसे हमें पहचानना है और लिखना है। तो लेखक पर बरसाती बूंदे गिरने पर उन्हें खुशी हुई। खुशी का जो भाव है वो यहाँ प्रकट होता है, वो जो शब्द है उसे हमें ढूंढ के लिखना है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। तो यहाँ पे जो आभा शब्द है वो भावसूचक शब्द है, इसे हमें लिखना है। आगे का है हमारा प्रश्न, विशेषण पहचान कर लिखिए। तो पहला शब्द वाक्य है कि गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको भाता है। यहाँ वातावरण की बात होती है, लेकिन वातावरण कैसा है उसकी विशेषता दर्शाई हुई है। तो वातावरण कैसा है तो कि भौगोलिक है। तो यहाँ जो विशेषण सूचक शब्द है वो है भौगोलिक। आगे, कश्मीर का सुंदर प्राकृतिक स्थान है गुलमर्ग। प्राकृतिक स्थान की बात की गई है, लेकिन वो कैसा है उसके बारे में भी हमें बताया है। तो वो जो विशेषण दर्शक जो शब्द है वो है सुंदर। आगे, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। आभा ओढ़ लेना है यहाँ पे जो काम बताया गया है, लेकिन कैसे, तो के सुरमई। तो ये जो विशेषण का शब्द है वो है सुरमई। आगे है, सारे पत्थर यहाँ चमकीले हैं। यहाँ पत्थर की बातें हो रही है, पत्थर की बात की गई है। तो पत्थर कैसे है तो उसकी विशेषता यहाँ पे दर्शाई हुई है कि तो कि पत्थर चमकीले है। तो ये जो चमकीले शब्द है वो विशेषण का शब्द है। आगे है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो यहाँ तीन रास्ते मिलते हैं। जहाँ पे तीन रास्ते मिलते हो उसे हम क्या कहते हैं तो कि तिराहा। अपनी ओर खींचने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षक। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अकल्पनीय। और हर्षित करने वाली उसे हम रोमांचक कहते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पे खामोश शब्द दिया है, तो यहाँ हम खामोश का प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाते हैं खामोशी। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ई प्रत्यय जुड़ा है, और ई प्रत्यय जोड़ के हमने शब्द बनाया है। कमजोर, तो कमजोरी, यहाँ पे भी ई प्रत्यय जुड़ा है। आकर्षक, तो यहाँ पे आकर्षण अन प्रत्यय जोड़कर उनका जो है वो संज्ञा बनाई गई है। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा ये जो स्वाध्याय कार्य है ये पूर्ण होता है। आपको अच्छे से
स्वाध्याय कार्य आपकी नोटबुक में या स्टडी मटेरियल में पूरा करना है। और हम अब आगे चलते हैं नया टॉपिक समझने के लिए। विद्यार्थी मित्रों, हमारा नया टॉपिक है आज का कहानी लेखन। कहानी लेखन को हम लघु कथा लेखन भी कहते हैं और आप उसको स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं। तो चलिए हम स्टोरी कैसे किन किन नियमों के साथ लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको समझ देती हूँ। पहले तो कहते हैं कि ये कहानी लेखन है वो एक गद्य साहित्य का सबसे रुचिकर विद्या है। कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक कला है जिससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है तथा छात्रों की जो कल्पना शक्ति है वो और भाषा का जो ज्ञान है उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है कि आप जो भी कुछ पढ़े लिखे हो उसका मूल्यांकन भी आप कितना सोच सकते हो उसके बारे में। जो भी आपको पॉइंट्स दिए होते हैं उसके बारे में आप कितना सोच सकते हो तो उसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कहानी लेखन के लिए। हमें वो ध्यान में रख के कहानी का लेखन करना चाहिए। कहानी ऐसे वैसे हम नहीं लिख सकते हैं, उसका जो ढांचा है उसको हम समझ के फिर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले कहानी की जो रूपरेखा है उसको हम भलीभांति समझ लेनी चाहिए। रूपरेखा यानी कि हम कहते हैं ना मुद्दा, पॉइंट्स, उसको पहले हमको एक दो बार पढ़ना है और उसे समझना है कि किसके बारे में बात करनी है। यहाँ पे आगे है रूपरेखा का विस्तार। कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना है। जो जो पॉइंट एक के बाद एक दिए गए हैं उसको हमें क्रमानुसार ही लिखना है। पहला पॉइंट ये है उसमें कि कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम देने हैं। कोई भी स्थान का, स्थल का नाम हमें लिखना है। पात्र दिए हैं तो पात्र का नाम भी हम कुछ भी दे सकते हैं उसके अनुसार। और आगे है कि मुख्य घटना का संक्षेप है वो भी उसका भी हमें संक्षेप में वर्णन करना है। बहुत लंबा भी नहीं और बहुत शॉर्ट भी नहीं। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। आगे का है कि अन्य बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये बात है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है। और दूसरा है पॉइंट कि पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। परिच्छेद यानी कि फकरो, પેરેગ્રાફ કે આપણે જે પણ કહાની લખીએ છીએ, વાર્તા લખીએ છીએ એને 3 થી 4 પેરેગ્રાફની અંદર લખવો જોઈએ। आगे है कि उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह, આ બધા જ વિરામ ચિહ્નો છે એનો ઉચિત જગ્યા ઉપર આપણે પ્રયોગ કરી અને વાક્યો લખવા જોઈએ। આગળ છે शीर्षक। कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। सीख, बोध, कि कहानी से हमें मिलने वाली जो सीख है उसे हमें 1-2 वाक्यों में लिखनी है। और आगे का हमारा पॉइंट है वो है कि कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं। 15-20 वाक्यों में तो लिखनी ही चाहिए। कहानी की भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए और मुहावरेदार भी होनी चाहिए। कहानी की लिखावट है उसे हमें स्वच्छ और सुंदर भी रखनी है। और लिखने के बाद जो पूरी कहानी आपने जो लिखी है उसे एक बार अच्छे से पढ़नी है कि आपने जो भी पात्र, जो भी कुछ प्रसंग लिखा है वो उलट सुलट तो नहीं हो गया है, उसको आपको ध्यान में रखना है और उसी तरह हमें कहानी को
पूरा करना है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक कहानी देखते हैं। सूचनाओं को जोड़कर कहानी पूर्ति करें, ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए, किसान का बेटा आलसी और आपसी झगड़े, किसान परेशान, बीमार पड़ना, बेटों को सुधारने का उपाय सोचना, एक एक लकड़ी काटने को कहना और चारों लकड़ियां एक साथ बांधना, उन्हें तोड़ने को कहना और असमर्थ निकालना। यहाँ पे एक किसान है, उनके लड़के हैं और वो कैसे स्वभाव के हैं, तो कि आलसी है और झगड़ालू है। तो ये सब देख देख के किसान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, बीमार पड़ता है, बेटों को सुधारने का वो एक उपाय सोचता है और वो जो उपाय सोचता है उसके बारे में भी हमें थोड़ा संक्षिप्त में लिखना है। तो चलिए, और ये जो है उससे हमें जो शीर्षक देना है वो शीर्षक हम लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये शीर्षक कैसे लिया है, कि यहाँ पे संगठन की ताकत या फिर एकता में शक्ति, ऐसा हमने कुछ शीर्षक लिया है। सो हमने कैसे लिया है तो हम पूरी कहानी सुनेंगे तब हमें पता चल ही जाएगा। तो चलिए, किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। वे चारों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने बेटों के स्वभाव से किसान मन ही मन बहुत दुखी रहता था। सोचते सोचते वह एक दिन बीमार पड़ गया। अपने बेटों को सुधारने का उसने एक उपाय सोचा। एक दिन जब बिस्तर पर लेटा था तो उसने अपने चारों बेटों को वहां पे बुलाया और इन्हें एक एक लकड़ी देकर कहा कि इन्हें तोड़ो। एक एक कर उन चारों ने अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने मुस्कुराते हुए चारों को देखा। पिता की जो मुस्कान का अर्थ है उन चारों को समझ में नहीं आया कि पिता किस बात से मुस्कुरा रहे हैं, वो उन्हें पता नहीं चलता है। और आगे कि अब किसान ने अपने पास से 4 दूसरी लकड़ियां निकाली और एक रस्सी भी निकाली। उसने अपने बड़े बेटे को वहां पे बुलाया और वो जो लकड़ियां थी वो चारों लकड़ियों को एक रस्सी से बांधने के लिए कहा, एक गुच्छा बनाने के लिए कहा लकड़ियों का। तो अब किसान ने उन चारों से उस को तोड़ने के लिए कहा, जो 4 लकड़ी इकट्ठी करके जो गुच्छा बनाया था, तो वो पूरा गुच्छा तोड़ने के लिए कहता है। पहले तो एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, तो एक लकड़ी थी तो टूट जाएगी, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां बेगी इकट्ठी होती है तो वो टूटती नहीं है। उन सभी ने बारी बारी उस लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई तोड़ न सका। किसान ने कहा, संगठन में बहुत शक्ति होती है। तो यहाँ पे जो किसान है वो समझाता है कि सब साथ में रहोगे तो काम अच्छे से होगा। आप अलग अलग रहोगे और लड़ते झगड़ते रहोगे तो कोई भी काम अच्छे से हो नहीं सकता। कहते हैं ना कि जा जा हाथ रड़ियामणा। और ये जो कहानी है वो उसी को बताती है कि यदि तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तो संसार में तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। यदि आपस में झगड़ा करते हुए अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारी आपस की फुट का फायदा उठा लेगा। चारों बेटों ने अपने पिता से यह वादा किया कि वे अब कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और इन लकड़ियों की गट्ठर के तरह हमेशा संगठित होकर ही रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। हम सब एक होके रहेंगे तो दुनिया को जीत सकेंगे। और यहाँ पे जो हमने शीर्षक दिया है वो भी क्या है कि संगठन की ताकत और एकता में शक्ति होती है, वो हमने शीर्षक में लिखा है। सो विद्यार्थी मित्रों, ऐसी कोई भी कहानी आए तो आप उसे ऐसे ही अच्छी तरह से 1-2 बार मुद्दा उनका जो दिया होता है वो पढ़ना और उसके बाद उसका जो भी मैंने आपको नियम समझाए हैं वो नियम के अनुसार आपको कहानी लेखन
करना है। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है वो समाप्त होता है। ये जो कहानी है वो आपको आपके नोटबुक में एक बार अच्छे से लिखनी है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम फिर से मिलेंगे नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम।